चेंज किया तो वो ये किताब है। ऐसा क्या था इसके अंदर जो आपको? इसको आप पढ़िए, इसमें एक चैप्टर का नाम है सेक्स एंड जेंडर, इस नाम से ही है। उस चैप्टर को ठीक से पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आता है कि मैस्कुलिनिटी और ये सब जो बातें हैं बहुत बकवास बातें हैं, मीनिंगलेस बातें हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स की स्टडीज हैं जो बहुत कुछ साबित करती हैं। सो हाउ मच ऑफ आवर बिहेवियर इज नेचुरल एंड हाउ मच इज कल्चरल, ये कैसे डिसाइड होता है? प्रिमिटिव ट्राइब्स को देखें, ऐसी ट्राइब्स जो आज तक शहरों के टच में नहीं आई है, एकदम प्रिमिटिव है, उनके सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेस करती है अपनी स्टडीज को ट्राइब्स पे। भारत की बात करो, मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं, एक बैगा ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, उनकी कस्टम है, गोटुल नाम की कस्टम है। और गोटुल एक सोसाइटी भी है, कुछ दिन पहले उसके लोग मुझे मिलने आए थे। गोटुल क्या होता है पता है? उस ट्राइब के लड़के और लड़कियां आपस में वहां मिलते हैं, स्कूल जैसा एक कॉन्सेप्ट है उनका। तो टीचर नहीं होता, आपस में मिलते हैं, यंग यूथ। वो लड़के लड़कियां मिलके एक्सप्लोर करते हैं कि हम में से कौन आपस में शादी कर सकते हैं। दे डेट ईच अदर, और उस डेटिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कौन शादी करेगा। कोर्टशिप जिसको हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि टिंडर हमारे जमाने में, हम बड़े कमाल के लोग हैं। टिंडर के पापा वहां पर बैठे हुए हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। बड़े बूढ़े बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा होटल में जाओ, लड़के लड़कियां वहां जाते हैं, साथ में समय गुजारते हैं, फिर डिसाइड करते हैं शादी करनी कि नहीं करनी है। उनको हम ट्राइब कह रहे हैं। ट्राइब तो हम है जी। अगर ट्राइब का मतलब पिछड़ा होना है तो हमारा बिहेवियर ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है हमसे। So anthropology gives us insights about how basically men and women should behave. मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये थॉट्स तो ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये आइडियाज बहुत इवॉल्व्ड हैं, पर एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा, आप जितना पढ़ते हैं, जितनी लोगों से बातचीत होती है, जितनी आप दुनिया देखते हैं, आपको समझ आता है आप कितने छोटे हो। हाँ। और आपको समझ आता है कि आपकी थिंकिंग कितनी छोटी है। आपकी थिंकिंग तब इवॉल्व होती है, बट जब when you are 20s, when you are a young boy and you are a young blooded man, or hot blooded young man जो कहते हैं, कैसे आपने मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये सोशियोलॉजी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये फिलोसफर भी सही बोल रहे हैं, और ये ट्राइब वाली चीजें भी सही हैं? जब मुझे पढ़ने का शौक पहली बार हुआ, चीजें वहीं से बदली। एंड टू बिगिन विद, बिफोर स्टडिंग सोशियोलॉजी, आई स्टडीड ओशो फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। ही वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन माय माइंड। मैं लॉजिकल बचपन से रहा हूं क्योंकि मैं डिबेटिंग में था। सो इफ यू टेल मी समथिंग विच हैज ए लॉजिक विच आई कांट रेफ्यूट, आई विल एक्सेप्ट यू। मैंने डिबेटिंग में ये भी सीखा कि अगर आप गलत हो तो भी हार मान लो। You have not to prove yourself even when you are wrong. When I read ओशो में क्या है कि ओशो आपका दिमाग खोल देते हैं। ओशो के लॉजिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आर्गुमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, बट देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं, सिर्फ बोला। और उसमें जब आप 20, 30, 40 साल तक बोलते रहेंगे तो कई चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। पर ये तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है सोशियोलॉजी। जब इसमें पढ़ा सेक्स एंड जेंडर दो अलग चीजें, और जैसे ही उस एक पेज को पढ़ा मुझे लगा कि ये तो, अब तक गधे बने हुए थे हम तो अब समझ में आया। और वो ये बताता है कि जो आदमी औरत के डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, उनमें से कम 80-90% दे हैव नथिंग टू डू विद द नेचर और द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि बच्चे को जन्म औरत देगी, उसको दूध मां पिलाएगी। इन दो के अलावा बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। घर के अंदर का काम औरत ही करेगी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। करेक्ट। प्रॉपर्टी वाले काम, पावर वाले काम, पॉलिटिक्स में मेल रहेगा, एकेडमिक्स में मेल रहेगा, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है। एंड जेंडर इज द कल्चरल कंस्ट्रक्ट। इसलिए एक गुड फेमिनिस्ट वुड ऑलवेज से द जेंडर डिफरेंसेस विच आर इलॉजिकल, विच आर कल्चरल, दैट हैव टू बी एलिमिनेटेड। उनको ठीक करने की जरूरत है, और हमें अपने आसपास कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को थोड़ा रिड्यूस करें, ना कि बढ़ाएं। आसपास जब लड़कियों के साथ आपकी जब फ्रेंडशिप होनी शुरू हुई, ये नॉलेज से आपकी फ्रेंडशिप्स कैसे इवॉल्व हुई? आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन अराउंड यू किस तरीके से, आपके बिहेवियर, आपकी दोस्तियां गहरी हुई या फिर चेंज हुई? देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के
बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है, नहीं तो लठैती करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है, दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड आई एम वेरी लकी टू चेंज माई थॉट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज के ज़माने की, अच्छी फ्रेंड्स हैं, हमारी बढ़िया बातें होती हैं, और हम लोग मतलब सेक्सिज्म हमारे बीच में कभी नहीं आता, स्टीरियोटाइपिंग जेंडर की नहीं आती है। हम लोग अभी बैठते हैं कॉलेज के दोस्त, खुल के बोलते हैं अपनी बात, और उस समय पता है कि कोई जजमेंटल वहाँ पर नहीं होने वाला है, खुल के अपनी बात करते हैं। एंड दैट इज़ ए वेरी रिलीविंग थिंग स्पेशली फॉर द विमेन, क्योंकि मेन के पास कम से कम अपनी बात कहने के रास्ते ज़्यादा हैं समाज में, विमेन के पास कम है। सो दे हैव एटलीस्ट वन सेफ स्पेस वेयर दे कैन स्पीक देयर हार्ट। तो ये हम इंश्योर करते हैं। आप तरुणा मैम को इस समय मिले थे? हम लोग मिले थे लगभग 1995 में, व्हेन आई वाज 21 एंड हाफ। सोशियोलॉजी के बाद? नहीं, लगभग सेम टाइम। हाँ, Okay. उसी समय पढ़ ही रहा था कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं 1 साल सीनियर था, वो 1 साल जूनियर थी। डिबेटिंग में ही बेसिकली मिलना हुआ था। शी हैड कम टू लिसन टू सम डिबेट्स, आई वाज द पार्टिसिपेंट। फिर हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, कुछ संयोग भी उसमें रहे मिलने में। फिर हम लोगों ने 97 में शादी कर ली थी, वेरी अर्ली। मैं उस समय 23 साल का था।